हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 7 और वो है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो हेल्थ स्क्रीनिंग क्या होता है? तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो ऊपर से हमको समझ में नहीं आती हैं। अगरचे उस बीमारियों के कुछ सिम्टम्स दिख रहे हों लेकिन एग्जैक्ट बीमारी हमको समझ में नहीं आती है, तो उन्हीं बीमारियों को तलाश करने के लिए, उन्हीं बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, ताकि उनका एग्जैक्ट इलाज किया जा सके, अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके, हम लोग कुछ चेकअप कराते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग हेल्थ स्क्रीनिंग। समझ में आया? हेल्थ स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अनरिकॉग्नाइज्ड डिसीज को तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे बुखार हो गया, तो मुझे बुखार के सिम्टम्स तो आ रहे हैं, मेरा बदन क्या गर्म तो हो रहा है, डॉक्टर दवा दे रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही है मेरी बीमारी, मेरा बुखार जा नहीं रहा है। तो फिर क्या करते हैं, वो टेस्ट कराते हैं कि इसको बुखार किस टाइप का है। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? तो वो चेक कराएंगे कि इसको बुखार किस टाइप का, मलेरिया है, डेंगू है, किस टाइप का बुखार है। तो जब चेकअप होता है तो पता चल जाता है कि एग्जैक्ट इसको प्रॉब्लम क्या है। तो टाइफाइड है अगर तो टाइफाइड की दवा दे देंगे, मलेरिया है तो मलेरिया की दवा दे देंगे। तो ये क्या होता है, एक तरीके का हेल्थ स्क्रीनिंग है। ऐसे ही मान लिया किसी को क्या है, चक्कर आ रहा है, तो चक्कर क्यों आ रहा है? चक्कर आ रहा है, सिम्टम्स तो एक दिख रहा है लेकिन चक्कर आ रहा है उसको, लेकिन इसको चक्कर क्यों आ रहा है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? ब्लड प्रेशर हाई है या इसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, क्या है? तो ये पता नहीं चल पाता, किसकी दवा देगा डॉक्टर। समझ में आ रही बात? किसकी दवा देंगे? आप ही मान लीजिए आप ही के पास में आऊँ, कहूँ कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो आप किस चीज़ की मुझे दवा देंगे? चक्कर क्यों आ रहा है, क्या रीजंस है उसके? तो उसको तलाश करने के लिए, समझने के लिए, एग्जैक्टली रीजन को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग कराते हैं, यानी कुछ चेकअप कराते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आपके सिलेबस में जो पूछा है उसके बारे में। तो पहले डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। अब एक ही चीज़ को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब पूछा है कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, यानी अगर आपको हेल्थ स्क्रीनिंग आती है या हेल्थ स्क्रीनिंग वाले यानी बीमारियों को चेक करने वाले जो सर्विसेज है, जो काम है, तो इसका स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, यानी ये काम कहाँ कहाँ पे ये काम आ सकता है, किस किस फील्ड में ये काम आ सकता है। स्कोप तो आप भी जानते हैं ना, बोलते हैं आजकल इंग्लिश का बहुत स्कोप है, ऐसे ही बोलते हैं आजकल क्या है, मेडिकल लाइन का बहुत स्कोप है। तो स्कोप का मतलब क्या है कि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, यानी बहुत सारी जगहों पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत उसकी डिमांड है, बहुत मांग है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही क्या होता है स्कोप। तो ये हेल्थ स्क्रीनिंग जो सर्विसेज है, इसका क्या स्कोप है? तो इसका स्कोप क्या है? तो नाउ डेज हेल्थ स्क्रीनिंग हैज़ ए वेराइटी ऑफ स्कोप। तो इसके क्या है, अलग अलग तरीके के क्या है, बहुत सारे स्कोप हैं। तो क्या हैं वो सब? तो ए पर्सन हैज़ नॉलेज ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग, वो शख्स, वो आदमी जिसको हेल्थ स्क्रीनिंग आती है, ही कैन वर्क इन हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल के अंदर भी क्या है, काम कर सकता है। ऐसे ही ही कैन वर्क इन पैथोलॉजी लेबोरेटरी, ऐसे ही जो पैथोलॉजी लेबोरेटरीज होते हैं उसमें भी वो काम कर सकता है, यानी जहाँ पे बहुत सारे चेकअप होते हैं, ब्लड चेक करना है, ऐसे ही क्या यूरिन चेक करना है, किडनी का किडनी फंक्शन चेक करना है, लीवर फंक्शन चेक करना है। तो बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? पैथोलॉजी लेबोरेटरीज होती हैं, ऐसे ही रेडियोलॉजी लेबोरेटरीज होती हैं। तो जो भी हो, तो अगर किसी को हेल्थ स्क्रीनिंग आती है तो वहाँ पे वो काम कर सकता है। तो ही कैन वर्क इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वहाँ पे काम कर सकता है, कम्युनिटी फार्मेसी जो वहाँ पे वो क्या काम कर सकता है। ऐसे ही कैन रन हिज ऑन लेबोरेटरी, और खुद वो क्या है, अपनी लेबोरेटरी खोल सकता है, जहाँ पे जिसको मतलब ये अच्छे से आता है तो अपनी लेबोरेटरी को क्या है, खोल सकता है चेकअप करने के लिए, स्क्रीनिंग के लिए। ऐसे ही मेनी ऑफ कंपनीज प्रोवाइडिंग डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग, ऐसी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डोर टू डोर यानी आपके घर पे जाके क्या है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। यानी आपको चेकअप कराना, एक फ़ोन करिए, वो घर पे आएगा, आपका ब्लड लेके जाएगा या आपका सैंपल लेके जाएगा और फिर चेकअप करके आपको रिजल्ट, आपको रिपोर्ट ला के दे देगा वो। तो उस वाले सर्विसेज से भी ये ज्वाइन होकर उन कंपनियों के साथ में, तो ये इन कंपनियों के साथ में भी ज्वाइन होकर वो आदमी क्या है, काम कर सकता है। तो बहुत सारे इसको स्कोप हैं। ऐसे ही क्या है, ही कैन प्रोवाइड सर्विसेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी अपनी सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड कर सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जैसे कि मान लीजिए कोई
बाढ़ आ गई, लोग परेशान है, बहुत सारे बीमार पड़ गए, तो इस टाइप के जो डिजास्टर्स होते हैं, मान लीजिए बहुत तेज़ आंधी आई, भूकंप आया, इस टाइप की चीज़ों में, तो वहाँ पे भी लोगों की सेवा कर सकता है वो। अब चाहे फ्री में करे चाहे पैसा लेके करे। ऐसे ही कैन प्रोवाइड हिज सर्विसेज इन पैंडेमिक कंडीशन, और पैंडेमिक कंडीशन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ये तो पैंडेमिक समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि कोरोना, तो उसमें कितने चेकअप होते थे, तो उस कंडीशन में भी क्या अपनी सर्विसेज दे सकता है ये। अब एक टॉपिक आपके सिलेबस में पूछा, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, जैसे कि रूटीन मॉनिटरिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केसेज। ठीक, रूटीन मॉनिटरिंग है, अभी मैं आगे इसको पढ़ाने वाला हूं। और अर्ली डिटेक्शन का मतलब जल्दी से आदमी अगर अपना क्या कहते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग कराता है तो उसको बोलेंगे अर्ली डिटेक्शन। तो उसका क्या फ़ायदे हैं। ऐसे ही अगर कोई आदमी या मान लीजिए डॉक्टर है, वो दवा कर रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो जल्दी से उसको रिफ़र करे। तो उस रिफ़र करने के क्या फ़ायदे हैं, यानी अनडायग्नोस्ड केसेज, अगर यानी वो बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है, अगर उसको जल्दी से रिफ़र करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, ताकि वो दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ पे बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी मशीनरी है, वहाँ चेकअप के ज़्यादा सहूलियात हैं, तो वहाँ पे उसको ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो उसी का इंपॉर्टेंस पूछा है। तो सबके जो इंपॉर्टेंस है, जो फ़ायदे, जो बेनिफिट्स हैं, वो तकरीबन सेम है, इसलिए इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके सिलेबस में तो स्कोप और इम्पोर्टेंस दोनों को एक साथ मिला के पूछा है। तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके, तो इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। तो इसका क्या फ़ायदा है हेल्थ स्क्रीनिंग का, अगर हेल्थ स्क्रीनिंग कराते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए से आप एग्जैक्ट प्रॉब्लम को पहले ही स्टेज में, शुरुआती स्टेज में पा सकते हैं। मान लीजिए कोई बीमार है और वो 1 महीने तक दवा कराता रह गया, कोई चेकअप नहीं कराया, वैसे ही रेंडमली दवा उसको चलाई जा रही है, तो बीमारी क्या है, क्रोनिक कंडीशन में चली जाएगी। समझ में आ रही बात। तो अब दवाएं भी उसको क्या है, ढंग से काम नहीं करेंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका एक फ़ायदा ये है कि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको हम लोग स्क्रीनिंग के ज़रिए से शुरू में ही पता लगा सकते हैं और जल्दी से बीमारी को फिर क्या ट्रीट कर सकते हैं। और क्या इसके फ़ायदे हैं, तो इट रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट। तो इसकी वजह से मरने का जो रेट है, मृत्यु दर जो है वो कम हो जाता है, इसलिए कि बीमारी एग्जैक्ट पता चल जाती है तो सही दवा उसको दे दी जाती है। ऐसे ही क्या करता है ये, इट रिड्यूसेस द सेवेरिटी ऑफ डिसीज, और बीमारी की जो कंडीशन है वो सीवियर ना हो उसको रिड्यूस करता है। अब जब एग्जैक्ट बीमारी पता चल जाती है तो उसके हिसाब से दवा की जाती है। अगर मतलब बीमारी पता नहीं चल रही है और दवा वैसे ही अंदाज़ा लगा के दी जा रही है तो बीमारी क्या है और सीवियर हो सकती है और सीरियस कंडीशन में पेशेंट जा सकता है। ऐसे ही क्या करता है ये, इट इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, और जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो जो इलाज है वो बहुत अच्छे से काम करता है, इफेक्टिव हो जाता है, इफेक्टिव तरीके से इलाज किया जा सकता है। ऐसे ही इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और अगर आप स्क्रीनिंग करा लेते हैं तो आपके ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। मान लीजिए आपको 1500 टेस्ट करने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है लग रहा है, लेकिन अगर आप वो नहीं कराते हैं तो आपकी बीमारी और बढ़ती जाएगी, बहुत दिनों तक दवा खाते रहेंगे, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको उधर खर्चा करना पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है शुरू में जल्दी आपको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ऐसे ही क्या है, इट प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, और जो पेशेंट है उसके माइंड को भी इससे क्या मिलता है, सुकून मिल जाता है, पीस मिलता है। मान लीजिए अब बीमारी ठीक नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा यार क्या है, वो भी डिप्रेशन में जा रहा है, यार मेरी बीमारी तो लाइलाज हो गई है अब। लेकिन अगर स्क्रीनिंग कराते हैं और बीमारी एग्जैक्ट पता चल जाती है तो सही दवा उसको मिलेगी, तो उसको भी तसल्ली हो जाएगा कि मुझे क्या बीमारी थी और उसकी दवा मैं खा रहा हूँ, अब मैं ठीक हो जाऊँगा, तो दिल के उसको भी सुकून रहेगा। ऐसे ही इट प्रिवेंट्स दी ऑक्यूरेंस ऑफ हाई रिस्क डिसीज़, और इसकी वजह से क्या है, कुछ हाई रिस्क वाली जो डिसीज़ होने वाली थी उनको रोका जा सकता है। इसलिए कि कोई भी मतलब बड़ी बीमारी होती है वो धीरे धीरे पहुंचती है उस स्टेज में, अर्ली स्टेज में उसको अगर रोक लिया जाए तो वो बड़ी बीमारी क्या है नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं कि जो हाई रिस्क डिसीज़ हैं उनको क्या है हम लोग रोक सकते हैं इसके ज़रिए से। ऐसे ही इट सेव्स द टाइम्स ऑफ पेशेंट, और ये क्या है पेशेंट का टाइम भी बचाता है। और क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ अर्ली स्क्रीनिंग क्रोनिक कंडीशन कैन बी अवॉइडेड, और अगर शुरू में ही आप स्क्रीनिंग करा लेते हैं यानी अपना चेकअप वगैरह करा लेते हैं तो बीमारी को क्रोनिक कंडीशन में जाने से रोका जा सकता है। ऐसे ही क्या है, एडवर्स इफेक्ट्स आल्सो बी अवॉइडेड इन केस ऑफ रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केसेज इन अर्ली स्टेज। ये कह रहे हैं कि वो बीमारी, मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और आप उसको दवा दे रहे हैं, उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप उसको जल्दी से, आप बीमारी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसको क्या रेफर कर दीजिए, किसी बड़े डॉक्टर के पास भेज दीजिए,
ताकि उसका जो टाइम है वो भी बचेगा और जो आप दवा दे रहे हैं वो एग्जैक्ट दवा नहीं है उसके लिए, उसका जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, जो साइड इफेक्ट आ रहा है, उससे भी तो पेशेंट बच पाएगा। तो इसलिए जो अनडायग्नोस्ड डिसीज़ हैं, आपको केसेस के, आपको असल बीमारी के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो उस ऐसे पेशेंट को आप रेफर कर दीजिए। अब टाइप्स ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग। अब हेल्थ स्क्रीनिंग कितनी तरह की होती हैं? तो हेल्थ स्क्रीनिंग को क्या है, 3 ग्रुप में कैटेगराइज्ड किया गया है, 3 ग्रुप में बांटा गया, क्लासिफाइड किया गया है उनके कंपोजिशन के बेस पे। कंपोजिशन मतलब कई सारे उसमें जो टेस्ट मिले हुए हैं, तो कितने उसके अंदर टेस्ट हैं, उस कंपोजिशन के बेस पे उसको 3 ग्रुप में टेस्ट को, ये हेल्थ स्क्रीनिंग को बांटा गया है। तो वो तीन ग्रुप्स क्या है, तो एक क्या है स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, और दूसरा क्या है प्रीमियम हेल्थ स्क्रीन, और तीसरा है एग्जीक्यूटिव हेल्थ स्क्रीनिंग। तो ये 3 आपके क्या है हेल्थ स्क्रीनिंग के ग्रुप है, ये 3 ग्रुप हैं हेल्थ स्क्रीनिंग के। अब जो स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग है, इसके अंदर देखिए कितने सारे टेस्ट हैं। तो इसके अंदर ग्लूकोज टेस्ट है, यानी ग्लूकोज लेवल टेस्ट है, यानी डायबिटीज चेक करने के लिए। ऐसे ही ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए, यानी हाइपरलिपिडीमिया है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए है। ऐसे ही मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। ऐसे ही क्या है BMI, यानी जो आदमी का क्या कहते हैं, आदमी के हाइट के हिसाब से जो उसका वेट है वो सही है कि नहीं, आदमी मोटापे की तरफ तो नहीं जा रहा, ओबेसिटी तो नहीं है उसको। ऐसे ही क्या कार्डियक रिस्क है या नहीं है। ऐसे क्या यूरिन एनालिसिस। तो ये जो टेस्ट है ना, ये किसके अंदर आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं स्टैंडर्ड हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर। ऐसे ही क्या है कुछ और टेस्ट जो इसमें बढ़ा दिए गए हैं, तो वो क्या है प्रीमियम हेल्थ स्क्रीनिंग। ये जो टाइप्स वगैरह हैं, ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि 3 तरीके के टेस्ट हैं, जिसको मतलब 3 तरीके टेस्ट जो हेल्थ स्क्रीनिंग है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो एक क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या हो गया प्रीमियम, और तीसरा आपका है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये इसमें ये आसान है, इसमें लिखा हुआ है PDF में, आप उसको वहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी है नहीं। और ठीक है ना, खाली जो टेस्ट है उनके नाम है, ठीक है, ये सारे नाम हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा PDF में से। मैं आगे बढ़ता हूँ, जो चीज़ें समझाने की है मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट होता है। तो ये भी क्या है, ये भी समझ लिए स्क्रीनिंग ही है, हेल्थ स्क्रीनिंग है। ये भी क्या है, हेल्थ को चेक करने के तरीके हैं कि इसका हेल्थ क्या है, सही है कि नहीं है, लेकिन इसको अलग नाम से क्या दे दिया गया है। तो पेइंग ए क्लोज अटेंशन टू पेशेंट टू आइडेंटिफाई द डिसीज इज रूटीन मॉनिटरिंग। तो रूटीन मॉनिटरिंग क्या है, तो पेशेंट को क्या है बहुत क्लोजली देखना, समझ में आ रही, बहुत अटेंशन के साथ उसको चेक करना, उसकी बीमारियों को, उसको हम लोग बोलते हैं रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट। यानी पेशेंट को बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से क्या है उसे पूरा अटेंशन लगा के उसकी बीमारियों को चेक करना, उसको बोलते हैं रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट। ठीक है, अब इसके अंदर जो रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट हैं, तो इसमें बहुत सारे जो आपने टेस्ट देखे हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपको भी मालूम है। तो अब ये कम्युनिटी फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी जो है, वहाँ पे ये टेस्ट सारे नहीं हो सकते हैं। कुछ सिंपल टेस्ट ऐसे हैं जो कम्युनिटी फार्मेसी में आप कर सकते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आप उसके लिए अपने पेशेंट से कह सकते हैं कि जाइए और ये टेस्ट करा के लाइए। हालांकि उमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप वो टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। या कोई पेशेंट आपको लेके आता है अपना रिपोर्ट, टेस्ट का रिपोर्ट, और आपको दिखाता है, तो आप उसको कैसे जानेंगे कैसे क्या होता है, कौन सा रिपोर्ट है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट और चेकअप जो नॉर्मली होते रहते हैं आमतौर से, उसको मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, किसी हद तक समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक टेस्ट क्या है, तो वो है BMI। क्या है BMI, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है और जो आप अपने कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये क्या होता है, तो इट इज़ यूज टू चेक ओबेसिटी। तो ये जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो ये आदमी की ओबेसिटी, मोटापे को चेक करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। यानी ये देखा जाता है कि ये आदमी मोटा है कि नहीं। तो कैसे देखा जाता है, तो आदमी की जो हाइट है और फिर उसका जो बॉडी वेट है, उन दोनों से क्या है एक फार्मूला बनाया गया है, और उसको क्या उस फार्मूले को कैलकुलेट करके फिर आदमी के क्या मोटापे का, ओबेसिटी का पता लगाया जाता है। तो उसका फार्मूला क्या है BMI का, तो उसका क्या है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। हम लोग ये टेस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए मान लीजिए कोई आदमी है, आप हैं, आपका वेट कितना है, तो मान लीजिए 60 kg है। ठीक है, 60 kg आपका वेट है, और आपकी हाइट कितनी है, तो उसको हम लोग मीटर में लेंगे। ठीक है, हाइट किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, और मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए आपकी हाइट, सपोज दैट
आपकी हाइट क्या है 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर में लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 मीटर, कितना हो जाएगा 2, तो 2 को हम लोग इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो कितना आया आपका आंसर 30 आ गया। अब ये कुछ चार्ट है, इसमें आप पता लगा पाएंगे कि आपको मोटापा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अगर लेस देन 20 आंसर आता है तो क्या कहते हैं 20 से कम आता है, लेस देन 20, तो इसका मतलब क्या है कि आप अंडर वेट हैं। क्या है, आप अंडर वेट हैं, आपका वेट कम है, नॉर्मली नहीं है। और अगर आपका जो ये आंसर आ रहा है वो क्या है आपका 19 से 25 के बीच में आ रहा है, कितना 19 से 25 के बीच में, यहाँ पे 20 दे रखा है लेकिन असल में कितना होना चाहिए 18 है। समझ में आ रहा है कितना, ये असल में कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, लेकिन बुक के अंदर ऐसा दिया है, लेकिन कई सारे और भी मैंने बुक्स देखे तो उसमें असल आपको जो मिलेगा वो 18। ठीक है, तो अगर आपका 18 से कम आ रहा है, अगर आपका ये जो आंसर है वो 18 से कम आ रहा है, तब उसको हम लोग मानते हैं कि अंडर वेट है, यानी लो वेट है, उसको मतलब अपना वेट और बढ़ाना चाहिए। और अगर 19 से 25 के बीच में आ रहा है तो ये क्या है डिजायरेबल है, गुड हेल्थ है, इसको अच्छा माना जाता है। तो आपको मतलब इतना मेंटेन करना चाहिए कि आपका वेट जो मतलब हम लोग जब ये BMI निकालें तो 19 से 25 के बीच में आना चाहिए, ये क्या है अच्छा हेल्थ माना जाता है। और अगर आपका क्या आंसर आ रहा है 25 से 30 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि आप ओवरवेट हैं। क्या है, ओवरवेट हैं, आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है, आप मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ओवरवेट हो गए, आपको वेट अपना कम करना चाहिए। और अगर 30 से 35 आपका आंसर आता है, कितना 30 से 35, तो आपके मोटापा के अंदर घुस चुके हैं, मोटापा की क्लासिफिकेशन में, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लास 1, ओबेस क्लास 1। और अगर 35 से 40 के बीच में आता है आपका आंसर तो उसको हम लोग बोलते हैं ओबेस क्लास 2। ठीक है, और अगर 40 से ज़्यादा आता, मोर देन 40 अगर आता है तो इसका मतलब ये कि आप क्लास 3 में पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क है आपको। अब ये जो मोटापा आप देख रहे हैं ना, तो इसके क्या है बहुत ज़्यादा नुकसान है। डायबिटीज़ होने में भी इसका क्या है बहुत बड़ा रोल होता है, हाइपरटेंशन में भी इसका एक रोल होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो मोटा है सबको ये बीमारियां होंगी, लेकिन ये बीमारियां जो होती हैं इनका उन बीमारियों के होने में इनका एक बड़ा रोल होता है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए क्या है हमको अब आपके इसलिए क्या है तो आपको खुद अपना वेट मेंटेन करके रखना है, और आपके यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं तो उनकी भी हेल्थ स्क्रीनिंग करनी है, ज़रूरत पड़े तो आप उनका क्या इस तरीके से बॉडी मास जो इंडेक्स है वो निकाल सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, वेट अपॉन क्या है हाइट, और हाइट ये क्या है मीटर स्क्वायर में है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो क्या कहते हैं स्क्रीनिंग है, जो टेस्ट है जो आप अपने कम्युनिटी फार्मेसी पे क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वो है वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो। क्या है, वेस्ट सरकमफ्रेंस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो। ये क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट एब्डोमिनल डिपोजिशन ऑफ फैट। तो ये क्या बताता है कि जो आपका एब्डोमिनल है, यानी ये समझिए ये सीने से नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पेट वोट का मिला के इंटेस्टाइन और ये हार्ट वगैरह भी इसमें आ जाते हैं किसी हद तक, तो ये जो हिस्सा इसको बोलते हैं एब्डोमिनल। तो इसका तो इससे ये चेक किया जाता है कि एब्डोमिनल के अंदर फैट वगैरह चर्बी जम रही है कि नहीं जम रही है। समझ में आ रही बात, तो उसके ज़रिए से हम पता लगाते हैं। इफ़ इट इंक्रीजेज इट कैन कॉज कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। और अगर जो एब्डोमिनल में क्या अगर फैट का डिपोजिशन बढ़ रहा है, अगर फैट का डिपोजिशन क्या है जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर जा रहा है, तो ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज करा सकता है, यानी हार्ट वाली दिक्कत है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम लोग कैसे नापते हैं, तो जो कमर है जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो वेस्ट है उसको नापते हैं, उसका सरकमफ्रेंस लेते हैं, यानी पूरी गोलाई लेंगे, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे। और फिर जो हिप है, हिप को नापेंगे, यानी कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है, जो मोटा हिस्सा है उसको नापेंगे, और उसको क्या करेंगे हम लोग नीचे उसका रख देंगे, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे। अब मान लीजिए आंसर यहाँ पे जो आ रहा है, मान लीजिए 0.9 आंसर आ रहा है, ठीक है, 0.9 आंसर आ गया। तो इससे क्या रिजल्ट हमको मिलता है, क्या समझते हैं हम लोग, तो इसको देखिए इधर हेल्थ रिस्क यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैन, यानी हमने अगर किसी आदमी का, किसी मर्द का ये मतलब निकाला फार्मूले से, अगर उसका आया 0.9, तो इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि उसको जो बीमारी का जो हेल्थ, उसके लिए जो हेल्थ रिस्क है, यानी उसके लिए जो खतरा है बीमारी का, वो क्या है बहुत कम है। यानी अगर कितना आता है 0.9 या उससे कम, समझ में आ रही बात, ये वाला जो रेशियो हमने लिया है, अगर ये क्या है 0.9 या उससे कम आता है, 0.9 यहाँ पे आया है, तो अगर 0.9 आता है या उससे कम आता है तो क्या है हेल्थ रिस्क बहुत कम है, ठीक। और अगर क्या है ये इससे ज़्यादा आता है, मोर देन 0.9, अगर इससे ज़्यादा आता है, मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, ये 11 आ गया सपोज दैट, ठीक है, अगर ये 11 आ गया यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि
ये इसका जो हेल्थ रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? हेल्थ रिस्क इसको ज़्यादा, यानी इसको कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकते हैं। किसके लिए? मैन के लिए, आदमी मर्द के लिए। और अगर हमने किसी फीमेल का नापा ये, या फीमेल ने अपना नापा, किसी ने भी नापा और ये रेशियो निकाला गया, उसके बाद जितना भी आ रहा है यहाँ पे, तो अगर ये क्या है 0.8 आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो उनके लिए क्या है? हेल्थ रिस्क बहुत कम है। किसके लिए? फीमेल के लिए, वुमेन के लिए। और अगर क्या है इससे 0.8 से ज़्यादा आ रहा है, 0.8 से अगर ज़्यादा आ रहा है, मोर देन 0.8, तो फिर क्या है? रिस्क बहुत ज़्यादा है। यानी ऐसा उनको मतलब ये उनको रिस्क बहुत ज़्यादा है कि हार्ट का प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरीज, इस टाइप की जो दिक्कतें हैं वो हो सकती हैं, इसलिए कि चर्बी ज़्यादा जम रही है, फैट का जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक, तो ये एक टेस्ट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस एंड वेस्ट टू हिप रेशियो। तो ये भी क्या है? अपने कम्युनिटी फार्मेसी में आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब तीसरा जो है वो क्या है? डिप्रेशन स्क्रीनिंग। डिप्रेशन तो आप बहुत सुने होंगे और बहुत फेमस, और इसको बहुत डेंजरस भी माना जाता है। ठीक है, इसको क्या है? बहुत डेंजरस माना जाता है। डिप्रेशन क्या होता है? तो ये समझिए कि डिप्रेशन एक मतलब मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें आदमी को क्या है अपनी ज़िंदगी के अंदर फिर अब पहले तो शुरू में क्या होता है कि आदमी अलग रहने लगता है। डिप्रेशन में क्या होता है? आदमी अलग रहने लगता है, फिर उसको क्या है अपने काम में दिलचस्पी नहीं रहती है, अपने ऊपर गिल्टी होने लगती है, सोचता है यार मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर अपने आप को बहुत कमतर समझने लगता है। फिर एक टाइम आता है कि वो सबसे अलग रहने लग जाता है और फिर क्या है उसको सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, यानी उसका मन करता है कि मैं जाके कहीं पे आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, खुदकुशी कर लूँ। फिर वो पता चल रहा है कहीं ट्रेन के पटरी के पास से गुजर रहा है तो वहाँ पे उसको चाहता है कि मैं मर जाऊँ। कहीं देख रहा है लाइट है बहुत तगड़ी वाली, सोचता है उस पर जाके लटक जाऊँ। कहीं समंदर कहीं नदी देख रहा है, नहर देख रहा है, उसमें कूदने को मन करता है। तो ये सब क्या है? सिम्टम्स हैं एक तरीके से किसके? डिप्रेस्ड पर्सन के, जिसको जो डिप्रेशन में चला गया है। तो ये क्या है? धीरे धीरे आदमी क्या है हाई लेवल के डिप्रेशन में जाता है, तो उसको भी टेस्ट किया जाता है। तो ये जो डिप्रेशन है ये तो नॉर्मली ऐसे पता चलता है, लेकिन इसको चेक करने के लिए पूरा एक स्केल बनाया गया है। क्या है? एक स्केल बनाया गया है, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है अच्छी तरीके से किसी को मतलब चेक करने के लिए कि डिप्रेशन में है कि नहीं है। और एक तरीके से ये सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो भी साइकोलॉजी से मतलब बैचलर वगैरह कर रहा है, तो उससे मेरी बात होती रहती है। तो ये क्या एक तरीके से मतलब साइकोलॉजी का चैप्टर है। तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हैमिल्टन, उन्होंने क्या है एक पूरा मतलब स्केल बनाया है, एक समझिए इस बीमारी को नापने का, चेक करने का एक पूरा सेटअप दिया है। अब ये नहीं कोई मशीन है, इन्होंने कुछ चीज़ें जमा की हैं, कुछ बातें हैं, कुछ आइटम्स उनको बोलते हैं हम लोग। कुछ क्या है? बातें हैं, कुछ आइटम्स, वो नीचे दिखाऊंगा मैं आपको कि वो क्या आइटम्स हैं। तो उन्हीं के उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। समझ में आ रही बात? इन्होंने पूरा एक स्केल बनाया है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक टॉपिक हो गया इंसोम्निया, यानी नींद का ना आना। तो उसमें आप पूछेंगे आपको नींद कब आती है, नहीं आती है, आपको जब आप सोने जाते हो तो आपको क्या दिमाग में आता है। तो इस टाइप के उसके अंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये 17 टॉपिक्स हैं, 17 आइटम्स हैं, जिससे क्या है पूरा मिला के एक स्केल बनाया है। तो मान लीजिए मैं अगर आपको क्या है डिप्रेशन का चेक कर रहा हूँ कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं है, तो स्केल मेरे सामने रहता है और उसमें जो आइटम्स हैं सारे उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 8-10 क्वेश्चन। किसी में क्या है 4 क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे जिसमें 2 क्वेश्चन है, वो 0 से शुरू होता है 4 तक, ऐसे 0 से लेकर 2 तक। तो इस तरीके से उसमें क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो अब मैं पूछूंगा कि आपको नींद आती है, तो कहेंगे हाँ, तो मैं टिक कर दूंगा, कहेंगे ना तो छोड़ दूंगा उसको खाली। ठीक है, ऐसे में पूछूंगा आपको भूख लगती है, तो कहेंगे हाँ, तो मैं टिक लगा दूंगा, कहेंगे नहीं तो मैं छोड़ दूंगा उसको। तो समझ में आ रही? इस टाइप से उसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनाए गए हैं। तो उन जब क्वेश्चन को पूरा पूछ लिया जाता है, फिर उनको जोड़ा जाता है कि कितने क्वेश्चन पे इसने हाँ कहा है। समझ में आ रही बात? किसने क्वेश्चन पे इसने हाँ कहा है, तो उन सबको जोड़ के फिर स्कोरिंग की जाती है। वही स्कोरिंग करने के बाद फिर क्या हम लोग देखते हैं कि इसको डिप्रेशन किस लेवल का है या इसको डिप्रेशन है कि नहीं है। तो अगर वो स्कोरिंग कितनी आती है, 0 से 7 के बीच में आती है, तो वो क्या है आदमी नॉर्मल है, उसको डिप्रेशन नहीं है। और अगर वो स्कोरिंग 8 से 20 के बीच में आती है, तो ये क्या है मॉडरेट, यानी मतलब इसको डिप्रेशन तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर वो स्कोरिंग जो है वो मोर देन 20 यानी 20 से ज़्यादा वो स्कोरिंग आती है, यानी 20 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसने हाँ कहा है, तो समझिए कि वो डिप्रेशन के बहुत गहरे कुएं में गिर चुका है। यानी वो क्या है बहुत तगड़ा वाला डिप्रेशन उसको हो चुका है और बहुत जल्द अगर उसको मतलब संभाला नहीं गया, अगर उसको बचाया नहीं गया, तो वो क्या है अपना सुसाइड कर लेगा और मर जाएगा वो।
अब वो जो मैंने ये बातें बताई है ना, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब वो 17 आइटम्स क्या है वो भी मैंने आपके सहूलत के लिए आपके लिए लिख रखा है यहाँ पे। तो वो 17 आइटम्स ही है, जैसे कि डिप्रेस्ड मूड है तो उसके बारे में उससे सवाल करेंगे। ऐसे फीलिंग गिल्टी हो गया, सुसाइड हो गया, इंसोम्निया हो गया। अब इंसोम्निया भी 3 तरीके का है। अर्ली इन नाइट इंसोम्निया मतलब नींद का ना आना, ऐसे ही क्या है मिड नाइट में आपको नींद आती नहीं आती है। ऐसे ही क्या है जो सुबह का वक्त होता है उस वक्त में आपको नींद आती नहीं आती, आपको एक्टिविटी और अपने काम में आपका दिल लगता नहीं लगता। तो इस तरीके से क्या ये 17 आइटम है, ये पीडीएफ में मैंने दे रखा है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों के असल में क्या है, ये समझ लिए ये टॉपिक हम लोगों का नहीं है, लेकिन एक तरीके से आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है उसके बारे में। और क्या है, और अपने आप कम्युनिटी फार्मेसी में और कौन से चेकअप कर सकते हैं और करना चाहिए, तो ये जो सबसे ज़्यादा होने वाला चेकअप है जो क्या है वो ये दोनों हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो सबसे ज़्यादा चेकअप होते हैं वो ये दोनों हैं। एक तो क्या है ब्लड प्रेशर मेजरिंग और दूसरा क्या है बॉडी टेम्परेचर, यानी आदमी आया कहा बुखार, अच्छा अपना टेम्परेचर दिखाइए। अब तो मतलब डिजिटल मशीन आ गई, लोग यूँ करके चेक कर लेते हैं, हालांकि वो इतना एक्यूरेट नहीं बताता है, थर्मामीटर से करना चाहिए। ऐसे ही क्या है ब्लड प्रेशर नापने वाली भी मशीनें हैं आ गई, अब तो डिजिटल ऐसे लगाया और बटन दबाया बता देता है, लेकिन उसको वो इतना एक्यूरेट नहीं बताता है। अब ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है कैसे नहीं नापा जाता, अब यहाँ पे ओरली बताने में फ़ायदा नहीं है जब तक उसको प्रैक्टिकली न कराया जाए। जब उसको प्रैक्टिकली कराया जाता है तब भी एक बार में वो समझ में नहीं आता है। समझ में आ रही बात है। आप इसके लिए क्या है किसी फार्मासिस्ट के पास जाके सीखिएगा प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिस करने जाएंगे 3 महीने की तब उसमें आप इसको सीख लीजिएगा। इतना याद रखिए कि 120/80 ये आपको याद ही होगा, ये नॉर्मल होता है। और 129 से ज़्यादा जब ये जाता है, 129 से जब ऊपर जाता है ये 129 से, तब हम लोग थोड़ा सा मतलब चिंतित होते हैं कि लग रहा है इसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। और वो भी क्या है नॉर्मल कंडीशन में हो, अगर वो दौड़ के आया है, खेल के आया है, किसी घबराहट में है, तब उसका अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो होता रहता है। एक और चेकअप की बहुत ज़रूरत पड़ रही है आजकल, तो वो मैंने यहाँ पे ले रखा है। वो क्या है ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी शुगर। हर घर में या तो आपको ब्लड प्रेशर का पेशेंट मिलेगा या तो फिर क्या है शुगर का पेशेंट मिलेगा, डायबिटीज़ वाला मिलेगा। तो डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे ले रखा है, चूँकि आपके पास भी लोग आएंगे अपना रिपोर्ट लेके दिखाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसके बारे में। तो एक क्या होता है, तो एक होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। क्या होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, इसको हम लोग FPG भी बोलते हैं। फास्टिंग का मतलब होता है कि भूखे पेट, और वो तकरीबन 8 घंटे अगर आदमी भूखा रहता है तब जाके उसके बाद अच्छा मतलब रिजल्ट लेने के लिए उसके बाद तब क्या है ये चेकअप किया जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर इसको क्या है सुबह के वक्त में कराया जाता है कि आदमी रात में खाना खाता है और फिर रात भर सोता है, तो 8 घंटे आराम से हो जाते हैं, 10-10 बजे तक कहीं चेकिंग होती है, तो इसलिए ज़्यादातर इसको सुबह में परफॉर्म कराया जाता है, ये चेकअप होता है। दूसरा जो है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, यानी इसमें क्या होता है, तो इसमें जो पेशेंट है उसको क्या है ग्लूकोज पिलाया जाता है मुँह के रास्ते से, ठीक है। ग्लूकोज देंगे 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए। उसको पीने के बाद 2 घंटे के बाद फिर उसका चेकअप किया जाता है कि इसका ग्लूकोज लेवल कितना है, मतलब इंसुलिन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और तीसरा जो है वो रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो ये टेस्ट कब किया जाता है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड व्हेन डायबिटिक सिम्टम्स आर प्रेजेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डू नॉट वांट टू वेट अंटिल द पेशेंट हैज़ फास्टेड। तो ये उस वक्त ये वाला टेस्ट क्या होता है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। इसमें क्या है कि मतलब किसी भी टाइम पे इसका ब्लड लेके, इसमें कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लूकोज पिलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका ब्लड लिया और चेक कर दिया। तो ये वाला जो चेकअप होता है ये हर वक्त नहीं होता है, बल्कि ये उस वक्त कराया जाता है कि जब ये देखा जाता है कि पेशेंट जो है उसको डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो दिख रहे हैं, उसमें डायबिटीज़ के बीमारी के जो सिम्टम्स है वो उसके अंदर दिख रहे हैं। और फिर क्या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो उसको वेट नहीं कराना चाहते हैं। समझ में आ रही, वो चाहते हैं कि फ़ौरन इसका चेकअप हो और देखा जाए कि दिक्कत क्या है। यानी अगर वेट कराएंगे तो ये डर रहता है कहीं और ये बीमारी बढ़ ना जाए, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, तो इसलिए जल्दी से ये वाला चेकअप कराया जाता है। तो इसमें क्या है पेशेंट को मतलब फास्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। और एक और है जो सबसे मतलब बढ़िया टेस्ट माना जाता है और सबसे महंगा भी होता है, वो क्या है HbA1c। क्या है HbA1c, या क्या है फिर उसको हम लोग A1c टेस्ट भी बोलते हैं। ये टीट हो गया, इसको टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। HbA1c या A1c टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये टेस्ट क्या है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड यूजिंग A1c।
ये जो टेस्ट है ये A1C को क्या है यूज़ करके मतलब किया जाता है, और ये क्या है एक तरीके से समझ लीजिए हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है, या ये भी कह सकते हैं कि ये वाला टेस्ट हीमोग्लोबिन को लेके किया जाता है, ठीक है। एंड इट शो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल द प्रीवियस 3 मंथ्स, और ये क्या पिछले 3 महीने के जो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल था उसको बताता है, समझ रहे हैं। इसको जब ये टेस्ट किया जाता है HbA1c, तो ये पिछले 3 महीने के ग्लूकोज लेवल का जो रिकॉर्ड होता है वो बताता है। तो ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव होता है। और इसमें क्या है, अगर किसी को अनेमिया वगैरह है, इस टाइप की दिक्कत है, अनेमिया में क्या होता है कि जो RBCs हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कई तरीके का अनेमिया होता है, तो उसमें मतलब जो भी अनेमिया होता है उसमें क्या है RBC या तो कम हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो फिर ये चेकअप भी नहीं हो पाता है ढंग से। तो इसलिए जब ये वाला चेकअप किसी का कराना रहता है तो उससे पहले उसको ये देखा जाता है कि अनेमिया वगैरह तो नहीं है, इस टाइप की दिक्कत तो नहीं है उसको, उसके बाद तब ये वाला चेकअप वो लोग करते हैं। अब ये जो चेकअप है इनका जो मतलब पूरा चार्ट है कि कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, ताकि मतलब आप समझ सकें और दूसरों को समझा सकें कि इसको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये देखिए डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, तो यहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगा और ये उनकी जो रिपोर्टिंग आएगी, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे है। तो मान लीजिए अगर हमने ये वाला टेस्ट कराया A1C यानी HbA1c, तो इसको हम लोग परसेंटेज में देखते हैं। तो अगर उसका जो रिजल्ट आता है, जो रिपोर्ट आता है वो बिलो 5.7 ये पॉइंट है, ठीक है। अगर 5.7 से नीचे रहता है यानी परसेंट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डायबिटीज़ नॉर्मल है। और अगर 6.5 या उससे ज़्यादा रहता है तब हम लोग बोलेंगे कि उसको डायबिटीज़ है पेशेंट को, ठीक। दूसरा जो टेस्ट था वो था फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अब ये जो तीनों टेस्ट है ना, इसको हम लोग mg पर डेसीलीटर में देखते हैं, ठीक है, mg पर dl में देखते हैं। तो अगर हमने फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज यानी भूखा रहा 8 घंटा, फिर उसके बाद कराया, तो अगर उसका रिजल्ट 99 या उससे नीचे आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल है। और अगर 126 या उससे ऊपर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको डायबिटीज़ है, ठीक। और जो तीसरा वाला है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम लोग उसको ग्लूकोज पिलाते हैं 75 mg, तो उसका अगर रिजल्ट 139 139 या उससे कम आता है तब क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है, नॉर्मल है, यानी उसको डायबिटीज़ नहीं है। और अगर 200 या उससे ऊपर आता है तब हम लोग कहेंगे कि इसको डायबिटीज़ है। अब ये 139 और 199 के बीच में अगर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटीज़। क्या बोलते हैं? प्री डायबिटीज़। ऐसे ये 99 और 126 है, तो यानी 99 से 125 के बीच में अगर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री डायबिटीज़। और जो चौथा है वो है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। तो इसका भी सेम इसी की तरह से अगर 139 या उससे कम रहता है तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, और 139 और 199 के बीच में रहता है तो उसको हम लोग प्री डायबिटिक बोलते हैं। यानी अभी डायबिटीज़ तो हुआ नहीं है, लेकिन ये मतलब जा रहा है डायबिटीज़ की तरफ, होने वाला है इसको भी। इसको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए अब। और अगर ये क्या है 200 या उससे ज़्यादा अगर रहता है मतलब ये mg पर डेसीलीटर में ग्लूकोज की मात्रा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको क्या है, डायबिटीज़ है। तो ये जो चैप्टर था आपका इसी पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।